फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को, जिसमें इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस है। मेरा मानना है कि अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो आप ये IC38 का एग्ज़ाम कभी भी फेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस की, जिसमें हम देखेंगे कि इंश्योरेंस जो है वो कब से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की। हम यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं LIC कंपनी के लिए, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि LIC कंपनी कब लॉन्च हुई थी, इसका नेशनलाइज कब हुआ था। जैसे कि LIC आई थी 1 सितंबर 1956 के अंदर। ठीक है, और बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनी, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है किसके अंदर आती है, सारी आती है IRDA के अंदर। IRDA की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली इसके ऊपर आ जाता है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उसका कंट्रोल किसके अंडर है, तो IRDA के। जैसे कि सब बैंक्स के ऊपर RBI होता है, उसी तरीके से जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उसका कंट्रोल किसके अंडर होता है, IRDA के। ठीक है, अगला टॉपिक आता है प्राइमरी बर्डन। बेसिकली रिस्क में जो होते हैं वो 2 बर्डन्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी बर्डन और एक होता है सेकेंडरी बर्डन। प्राइमरी बर्डन्स वो बर्डन्स होते हैं जिनको हम इजीली कंपनसेट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लो कि मेरा एक गोडाउन है जिसका मैंने इंश्योरेंस कराया। अब इसमें क्या है कि इंश्योरेंस कराने का मतलब ये होता है बेसिकली कि गोडाउन है तो उसके ऊपर रिस्क भी है कि अगर कल को उसमें मान लो आग लग जाती है या कोई भी नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए कंपनी क्या, अगर मैंने पहले से ही हम इंश्योरेंस करा के चलते हैं तो कल को अगर कुछ भी ऐसा लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू क्या होगा, वो लॉस जो है मेरा कवर हो जाएगा। लेकिन ये लॉस मेरा कंपनी ने कवर कर दिया, इट मीन्स ईजिली कंपनसेट हो गया। लेकिन सेकेंडरी बर्डन क्या होता है, सेकेंडरी बर्डन वो बर्डन्स होते हैं जिनको हम इजीली कंपनसेट नहीं कर सकते। जैसे कि इस गोडाउन के इंश्योरेंस के लिए मैं प्रीमियम पे कर रही हूँ, प्रीमियम पे करना भी एक तरह से मेरे लिए स्ट्रेस है, टेंशन है कि मुझे एवरी मंथ या एवरी ईयर इसका प्रीमियम पे करना है। साथ ही कहीं इसमें कोई आग ना लग जाए, कोई लॉस ना हो जाए, उसके उस चीज़ से जो मेरे ऊपर बर्डन आ जाता है, स्ट्रेस का, टेंशन का, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बर्डन। उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी बर्डन। तो वो चीज़ क्या है, वो कोई भी कंपनी कंपनसेट नहीं कर सकती, इट मीन्स कांट कंपनसेट। जो चीज़ हम चाहे इसके लिए आप कितना भी अमाउंट देकर इंश्योरेंस करा लो, बट कोई कंपनी आपके स्ट्रेस का, आपकी टेंशन का इंश्योरेंस नहीं कर सकती, तो वो चीज़ कहलाती है सेकेंडरी बर्डन। आगे हम इसमें देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि हम देख रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहला रिस्क को अवॉइड करना। रिस्क अवॉइड करना होता है कि हम देख रहे हैं कि जहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है वहाँ पर हम उस चीज़ को अवॉइड करें, इग्नोर करें। मुझे लगता है कि अगर मैं
रोड क्रॉस करती हूँ, हैवी ट्रैफिक है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ से उस चीज़ को मैं नहीं करती। इसका मतलब है कि मेरी लाइफ के ऊपर रिस्क तो है, लेकिन मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ, कम कर रही हूँ। रिस्क रिटेंशन होता है कि अपने रिस्क को खुद ही हैंडल करना। इट मीन्स अपने रिस्क का इंश्योरेंस ना कराना। जैसे रिस्क रिटेंशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि मैंने अपना इंश्योरेंस नहीं कराया, अपने रिस्क को मैं खुद ही रिटेन कर रही हूँ, बट रिस्क तो है। उसके लिए क्या करा, मैंने अलग से कुछ अमाउंट को रख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ रुपया अलग से रख लिया कि अगर मेरे साथ कोई भी रिस्क होता है तो मैं इस अमाउंट को यूज़ करूँगी, लेकिन उसको मैं इंश्योरेंस के थ्रू नहीं कर रही, इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम नहीं दे रही, बट उसके लिए मैं अलग से ही रिटेन करके अपने एक अमाउंट को चल रही हूँ। आगे आता है रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल। रिस्क को रिड्यूस करना, रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल। इट मीन्स उसके लिए कुछ पहले से ही प्रिकॉशंस यूज़ करना, कुछ प्रिवेंशंस यूज़ करना। जैसे क्या होता है कि अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर वाटर एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की कोई ऐसी चीज़ यूज़ ना करना जिससे वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाए। तो नो स्मोकिंग एरिया या वाटर पूल होना, वहाँ पर कोई रिस्क फैक्टर किसी के साथ बढ़े, इससे अच्छा उस चीज़ को रिड्यूस करें, उसको कंट्रोल करें। एंड आगे आता है रिस्क फाइनेंसिंग। रिस्क फाइनेंसिंग में बेसिकली आता है रिस्क ट्रांसफर एंड रिस्क रिटेंशन। हर एक बंदे की लाइफ के ऊपर रिस्क होता है और हम इस रिस्क को किसके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। रिस्क जो होता है, रिस्क हम कर रहे हैं कंपनी के ऊपर, जिससे भी हमने इंश्योरेंस लिया उस कंपनी के ऊपर हमने अपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर दिया। तो बेसिकली इंश्योरेंस क्या है, ट्रांसफरिंग रिस्क। रिस्क ट्रांसफर इज कॉल्ड इंश्योरेंस। आगे हम इसमें देखते हैं इंश्योरेंस वर्सेस एश्योरेंस। ये 2 टर्म्स होती हैं। इंश्योरेंस होता है इंश्योरेंस उस चीज़ के हमें प्रोटेक्शन देता है कि जो इवेंट होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। जैसे कि हमने एक कार परचेज करी, उसका सबसे पहले हमने इंश्योरेंस कराया, लेकिन इंश्योरेंस कराने का मतलब है कि अगर कल को कोई भी कार का एक्सीडेंट होता है या कुछ भी नुकसान होता है तो कंपनी उसके लिए हमें क्लेम पे करेगी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लो 5 साल हो गए, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट होगा या लॉस होगा या नहीं होगा, इस चीज़ के लिए हम श्योर नहीं है। तो इसीलिए इंश्योरेंस होता है उस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन लेकर चलना, जो इवेंट होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स protection against an event that might happen, जो होगा या नहीं होगा। बट एश्योरेंस होता है। अब बात आती है एश्योरेंस की। एश्योरेंस उस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन देता है जो इवेंट होगा ही होगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था रिस्क ट्रांसफ़र। रिस्क ट्रांसफ़र हम किस तरीके से करते हैं, मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, इसका मतलब है मेरी लाइफ के ऊपर जो रिस्क था वो मैंने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगर कल को मेरे साथ कुछ भी होता है तो वहाँ पर कंपनी मेरे नॉमिनी को, मेरी फैमिली को क्लेम प्रोवाइड करेगी। इट मीन्स मेरी लाइफ के ऊपर जो रिस्क था वो कंपनी ने कवर कर लिया।
ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है कि बेसिकली इंश्योरेंस क्या होता है। रिस्क ट्रांसफ़र करना ही इंश्योरेंस होता है। तो एश्योरेंस भी क्या है? एश्योरेंस है उस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन लेना जो कंफर्म है होगा ही होगा। आज के हमारे 50 ईयर्स निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एश्योरेंस उस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन दे रहा है जो इवेंट होगा ही होगा।